द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। प्रत्येक भौतिक निकाय के लिए एक ऐसा बिंदु होता है जिसकी गति संपूर्ण निकाय की गति को व्यक्त करती है। जब निकाय किसी बाह्य बल के अंतर्गत गति करता है तो निकाय का यह बिंदु उसी प्रकार गति करता है जैसे कि एक अकेला कण उसी बाह्य बल के अंतर्गत गति करेगा। इस बिंदु को निकाय का द्रव्यमान केंद्र cm कहते हैं। निकाय की गति को इस द्रव्यमान केंद्र की गति के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। माना कि एक निकाय दो कणों जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं से मिलकर बना है। माना निर्देशांक निकाय के मूल बिंदु O के सापेक्ष इन कणों के स्थिति सदिश वेक्टर r1 तथा वेक्टर r2 हैं। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर वेक्टर rcm को निम्नलिखित के द्वारा व्यक्त करते हैं। वेक्टर rcm इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 वेक्टर rcm इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2। इस प्रकार निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश का गुणनफल कणों के द्रव्यमानों तथा उनके स्थिति सदिशों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। माना कि कणों m1 तथा m2 पर कार्यरत बाह्य बल क्रमशः वेक्टर f1 तथा वेक्टर f2 हैं। वेक्टर f12 तथा वेक्टर f21 वह आंतरिक बल हैं जो कि ये कण एक दूसरे पर आरोपित करते हैं। न्यूटन के तृतीय गति के नियमानुसार वेक्टर f12 इज इक्वल टू वेक्टर माइनस f21 और वेक्टर f12 प्लस वेक्टर f21 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1। इस प्रकार आंतरिक बलों का योग शून्य है। यह दो से अधिक कणों के निकाय के लिए भी सत्य है। कण m1 पर आरोपित कुल बल वेक्टर f12 प्लस वेक्टर f1 है। यदि कण m1 का तात्क्षणिक वेग वेक्टर v1 हो तब न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार d/dt m1 वेक्टर v1 इज इक्वल टू वेक्टर f12 प्लस वेक्टर f1। समीकरण 2। इसी प्रकार कण m2 के लिए d/dt m2 वेक्टर v1 इज इक्वल टू वेक्टर f21 प्लस वेक्टर f2। समीकरण 3। निकाय पर कार्यरत कुल बल समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर प्राप्त होता है। d/dt m1 वेक्टर v1 प्लस d/dt m2 वेक्टर v2 इज इक्वल टू वेक्टर f12 प्लस वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f21 प्लस वेक्टर f2 या d/dt m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 इज इक्वल टू वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2। चूँकि वेक्टर f12 प्लस वेक्टर f21 इज इक्वल टू 0। अब वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2 इज इक्वल टू निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल वेक्टर f बाह्य इज इक्वल टू d/dt m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2। किसी कण का वेग उसके स्थिति सदिश के परिवर्तन की समय दर से परिभाषित किया जाता है। वेक्टर v1 इज इक्वल टू d/dt वेक्टर r1। वेक्टर v2 इज इक्वल टू d/dt वेक्टर r2। वेक्टर f बाह्य इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ m1 d/dt वेक्टर r1 प्लस m2 d/dt वेक्टर r2 with respect to t. This is equal to
डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dt m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2। वेक्टर समीकरण 4 के दाहिने पक्ष को m1 प्लस m2 से गुणा तथा भाग करने पर वेक्टर f बाह्य इज इक्वल टू m1 प्लस m2 d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 अपॉन m1 प्लस m2, या वेक्टर f बाह्य इज इक्वल टू m1 प्लस m2 d स्क्वायर वेक्टर RCM अपॉन dt स्क्वायर। समीकरण 5, जहाँ वेक्टर RCM इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 अपॉन m1 प्लस m2। समीकरण 6, इस प्रकार समीकरण 6 दो कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को व्यक्त करता है। निकाय पर लगने वाले कुल बाह्य बल के अंतर्गत द्रव्यमान केंद्र एक ऐसे कण की तरह गति करता है जिसका द्रव्यमान m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 हो। आंतरिक बल जो कि युग्मों में होते हैं एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। समीकरण 6 द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश को प्रदर्शित करता है। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांकों को व्यक्त करने के लिए समीकरण 6 के घटकों x तथा y को निम्न रूप से लिखा जा सकता है। x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र हमेशा उन कणों को जोड़ने वाली सरल रेखा पर स्थित होता है। यदि दो कणों का द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु O पर स्थित हो तब वेक्टर RCM इज इक्वल टू 0। इसलिए m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0, या m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 इज इक्वल टू 0, या वेक्टर r2 इज इक्वल टू माइनस m1 अपॉन m2 वेक्टर r1। इस प्रकार यदि r1 ऋणात्मक है तब r2 धनात्मक होगा। अतः यदि m1 मूल बिंदु अर्थात द्रव्यमान केंद्र के बाईं ओर स्थित है तब m2 मूल बिंदु के दाईं ओर स्थित होगा। यदि m1 इज ग्रेटर देन m2 तब वेक्टर r1 इज लेस देन वेक्टर r2। अतः दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र बाहरी कण के समीप स्थित होगा। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान समान हो तब वेक्टर RCM इज इक्वल टू m वेक्टर r1 प्लस m वेक्टर r2 अपॉन m प्लस m, या वेक्टर RCM इज इक्वल टू वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r2 अपॉन 2। x इज इक्वल टू m x1 प्लस m x2 अपॉन m प्लस m, या x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। y इज इक्वल टू m y1 प्लस m y2 अपॉन m प्लस m, या y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। n कणों के एक निकाय का द्रव्यमान केंद्र। माना कि एक निकाय n कणों जिनके द्रव्यमान m1, m2, m3 से लेकर mn तक हैं से मिलकर बना है। माना कि इन कणों के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर r1, वेक्टर r2, वेक्टर r3 से लेकर वेक्टर rn तक हैं। यदि वेक्टर RCM इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र हो तब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस से लेकर प्लस mn तक वेक्टर RCM इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 प्लस से लेकर mn वेक्टर rn तक, या वेक्टर RCM इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2
द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पिंड के आकार, आमाप तथा इसके द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करती है। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र पिंड के अंदर या बाहर स्थित हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित कुल बाह्य बल रेखीय गति तो उत्पन्न करता है, किंतु घूर्णन गति उत्पन्न नहीं करता है। द्रव्यमान केंद्र की गति संपूर्ण पिंड की गति को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार हम पूरे पिंड को द्रव्यमान केंद्र पर स्थित एक कण द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां पर संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्रित होता है। इसलिए m वेक्टर RCM इज इक्वल टू समीशन ऑफ mi वेक्टर Ri समीकरण 1। यहाँ mi इज इक्वल टू i वें कण का द्रव्यमान, वेक्टर Ri इज इक्वल टू i वें कण का निर्देशांक निकाय के मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश। समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हम पाते हैं m d वेक्टर RCM अपॉन dt इज इक्वल टू समीशन ऑफ mi d वेक्टर R1 अपॉन dt। m वेक्टर VCM इज इक्वल टू समीशन ऑफ mi वेक्टर VI समीकरण 2। यहाँ वेक्टर VI इज इक्वल टू d वेक्टर RI अपॉन dt। I वें कण का वेग है तथा वेक्टर VCM द्रव्यमान केंद्र का वेग है। समीकरण 2 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर द्रव्यमान केंद्र का त्वरण प्राप्त होता है। m d वेक्टर v cm अपॉन dt इज इक्वल टू समीशन ऑफ mi d वेक्टर vi अपॉन dt, या m वेक्टर acm इज इक्वल टू समीशन ऑफ mi वेक्टर ai। यहाँ वेक्टर ai इज इक्वल टू d वेक्टर vi अपॉन dt। I वे कण का त्वरण है तथा वेक्टर acm द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार I वे कण की गति का समीकरण निम्न है। mi वेक्टर ai इज इक्वल टू वेक्टर fi, जहाँ वेक्टर fi I वे कण पर लगने वाला कुल बल है। चूँकि कणों पर लगने वाले आंतरिक बल आपस में निरस्त हो जाते हैं। m वेक्टर acm इज इक्वल टू कणों के एक निकाय पर लगने वाला कुल बल, या m वेक्टर acm इज इक्वल टू वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2 प्लस वेक्टर f3 प्लस से लेकर प्लस वेक्टर fn तक इज इक्वल टू समीशन ऑफ वेक्टर fi, या m वेक्टर acm इज इक्वल टू समीशन ऑफ वेक्टर fi इज इक्वल टू वेक्टर f बाह्य। इस प्रकार निकाय पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान केंद्र निकाय पर लगने वाले कुल बाह्य बल के अंतर्गत एक ऐसे कण की तरह गति करता है जिसका द्रव्यमान m इज इक्वल टू समीशन ऑफ mi हो। द्रव्यमान केंद्र की गति आंतरिक बलों से प्रभावित नहीं होती है। वेग संरक्षण एवं द्रव्यमान केंद्र की गति। माना कि कणों के एक निकाय का कुल द्रव्यमान m है। निकाय पर आरोपित कुल बल बाह्य बल वेक्टर f बाह्य है। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण वेक्टर acm है। तब m वेक्टर acm इज इक्वल टू वेक्टर f बाह्य। यदि वेक्टर f बाह्य इज इक्वल टू 0, तब m वेक्टर acm इज इक्वल टू m d वेक्टर vcm अपॉन dt इज इक्वल टू 0, या वेक्टर vcm इज इक्वल टू नियतांक समीकरण 1। इस प्रकार
बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत होता है। यदि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तब द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है। m वेक्टर VCM = नियतांक, चूंकि m = नियतांक अर्थात m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस m3 वेक्टर v3 प्लस से लेकर प्लस mn वेक्टर vn तक = नियतांक। यदि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है तब कणों के निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान केंद्र की गति के उदाहरण। पटाखे का विस्फोट। आरंभ में पटाखा परवलयाकार पथ पर गति करता है। अपनी उड़ान के समय इसमें विस्फोट होता है तथा यह कई खंडों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक खंड अपने अलग परवलयाकार पथ पर गति करता है, किंतु सभी खंडों का द्रव्यमान केंद्र उसी परवलयाकार पथ पर गति करता रहेगा जो कि विस्फोट से पहले था, क्योंकि पटाखे पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। पटाखे में विस्फोट आंतरिक बलों के कारण होता है। पृथ्वी चंद्रमा निकाय की गति। चंद्रमा पृथ्वी के परितः वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तथा पृथ्वी सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। वास्तव में चंद्रमा तथा पृथ्वी अपने उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र के परितः वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। यहाँ पृथ्वी तथा चंद्रमा एक निकाय बनाते हैं तथा उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल एक आंतरिक बल है। सूर्य का दोनों पृथ्वी और चंद्रमा पर आकर्षण बल उनके द्रव्यमान केंद्र पर कार्यरत बाह्य बल है। पृथ्वी चंद्रमा निकाय का द्रव्यमान केंद्र सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। एक दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र। एक दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र संपूर्ण पिंड के सापेक्ष एक स्थिर बिंदु होता है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निर्भर करती है 1. पिंड के ज्यामितीय आकार पर तथा 2. द्रव्यमान के वितरण पर। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। सममित आकृति तथा एक समान द्रव्यमान वितरण वाली वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र पर स्थित होता है। उदाहरणार्थ, एक लंबी तथा पतली एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र पर स्थित होता है। एक पतले वृत्ताकार वलय या वृत्ताकार चकती का द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र पर स्थित होता है। त्रिआयामी सममित वस्तुओं जैसे गोला, एक समान बेलन, घन इत्यादि के द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र पर स्थित होते हैं। एक अनियमित आकार तथा असमान द्रव्यमान वितरण वाले पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र पर स्थित नहीं होता है। उदाहरणार्थ, एक त्रिभुजाकार पटल का द्रव्यमान केंद्र उसकी तीनों मध्यकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित होता है। एक समान शंकु का द्रव्यमान केंद्र आधार से h/4 दूरी पर स्थित होता है, जहां h शंकु की ऊंचाई है।